वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साइंस के चैप्टर के अंतर्गत हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम या फिर अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोग अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत जिस ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे थे वह ग्रंथि था हमारा जो कि ग्लूकोज और ग्लाइकोजन इन दोनों में परिवर्तित करते रहता है, जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे थे। तो जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि इससे चार तरह के ग्रंथि, चार तरह के हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। अल्फा सेल जिससे हम लोग ग्लूकागोन का स्राव करते हैं, यह जो थायराइड ग्रंथि है वह अल्फा सेल से ग्लूकागोन का स्राव करता है। बीटा सेल से इंसुलिन का सेक्रेशन होता है और लेम्डा सेल से किसका, तो लेम्डा सेल से होता है सोमेटोस्ट्रोपिन, तो जिसका नाम है सोमेटास्टेटिन। और उसके बाद एक और होता है गामा सेल, तो गामा सेल से पीपी अर्थात पॉलीपेप्टाइड। तो हम लोग काफी चीजों को पढ़ लिए थे। हमने यह भी पढ़ा था कि यह जो ग्लूकोज होता है उसमें शर्करा की मात्रा होती है और इंसुलिन क्या करता है कि उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। जो बीटा सेल की इंसुलिन होती है उसे किस चीज में परिवर्तित कर देता है, तो ग्लाइकोजन में। और यह जो ग्लूकोज है या फिर शर्करा है वह मानव में क्या कहा जाता है, तो ह्यूमन स्टार्च कहा जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे ह्यूमन स्टार्च कहते हैं। और यही ग्लूकोज ग्लाइकोजन में और फिर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होते रहता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम किसका है, तो ग्लूकागोन का है, जो कि अल्फा सेल में पाया जाता है। तो और हमने यह भी देखा था कि ग्लूकोज की कमी से मधुमेह नामक बीमारी होती है, जिसे डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं। डायबिटीज मेलिटस याद रखेंगे, इसे चीनी की बीमारी भी कहते हैं, जिससे शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसे ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इस जो थायराइड ग्लैंड है उसके कुछ और फैक्ट बचे हैं, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस इंसुलिन के फैक्ट बचे हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद ग्लूकागोन और सोमेटास्टेटिन ये जो दो हार्मोन्स हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे और उसके बाद यह थायराइड ग्लैंड की समाप्ति हो जाएगी। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने पर उसका जो बहाव होता है किस रास्ते से होता है, तो मूत्र के रास्ते से होता है। और इस अवस्था का जो नाम है, और इस अवस्था को हम लोग ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ग्लाइकोसूरिया। तो जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसका जो कमी होता है किसके माध्यम से, तो मूत्र के माध्यम से। मूत्र के माध्यम से यह ग्लूकोज बढ़ जाता है और शरीर में इसकी कमी हो जाती है और इसी अवस्था को ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने पर उसका बहाव किस रास्ते से होता है, तो मूत्र के रास्ते से, यूरिन के द्वारा। और इस अवस्था का नाम है ग्लाइकोसूरिया। When the glucose in blood increases, then it flows by urine, and this situation is called ग्लाइकोसूरिया। तो याद रखेंगे कि when the glucose in blood increases, then it flows by urine, and this situation is called ग्लाइकोसूरिया। एक चीज और याद रखेंगे कि रक्त में जो ग्लूकोज की सामान्य मात्रा है, नॉर्मल क्वांटिटी कितनी होती है, तो रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 100 मिलीग्राम होती है। तो रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 100 मिलीग्राम होती है, अर्थात नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड 100 मिलीग्राम। तो नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड 100 मिलीग्राम याद रखेंगे।
एक चीज और याद रखेंगे कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, जो पूछा जाता है एग्जाम में कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो उसका नाम है यकृत। इंपॉर्टेंट है। जो लीवर है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, चाहे वो अंतःस्रावी ग्रंथि हो, चाहे वो बहिर्स्रावी ग्रंथि हो, अर्थात चाहे वो एक्सोक्रीन हो और चाहे वो एंडोक्रीन हो, दोनों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वह है हमारी यकृत, जिसे हम लोग लीवर भी कहते हैं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होने का क्या कारण है, कि शरीर की अन्य कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोज का अवशोषण। तो जब शरीर की अन्य कोशिकाएं ग्लूकोज को प्राप्त करती है, ग्लूकोज को अवशोषित करती है, तो इसी अवशोषण के कारण शरीर में ग्लूकोज की मात्रा की कमी हो जाती है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होने का सबसे बड़ा कारण है शरीर की अन्य कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोज का अवशोषण किया जाता है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो शरीर में अर्थात रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होने का क्या कारण है, तो शरीर की अन्य कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोज का अवशोषण करना। शरीर की अन्य कोशिकाओं के द्वारा जब ग्लूकोज को उस अपने बॉडी में प्राप्त किया जाता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, तो इसी कारण ग्लूकोज की मात्रा रक्त में कम हो जाती है। द मेन कॉज ऑफ डिक्रीजिंग ग्लूकोज इन ब्लड, द मेन कॉज ऑफ डिक्रीजिंग ग्लूकोज इन ब्लड, द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज by other cells of our body. So the main cause of decreasing glucose in blood, the absorption of glucose by other cells of the body. ग्लूकोज शरीर में ऊर्जा का एक प्रमुख कारक है और इसकी कमी से आंखों की रेटिना, तंत्रिका तंत्र, जनन क्षमता, इन सभी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ग्लूकोज जो है वह शरीर में ऊर्जा का एक प्रमुख कारक है। तो शरीर में ऊर्जा बनने के लिए ग्लूकोज जो है एक प्रमुख उत्पादन केंद्र है। तो ग्लूकोज शरीर में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण कारक है और इसकी कमी से आंखों की रेटिना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद तंत्रिका तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जनन क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ग्लूकोज शरीर में ऊर्जा का एक प्रमुख कारक है और इसकी कमी से आंखों की रेटिना, तंत्रिका तंत्र, जनन क्षमता, इन सभी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ग्लूकोज इज ए मेन सबस्टेंस ऑफ एनर्जी एंड lack of glucose affects retina of eye, nervous system, reproductive power. So glucose is a main substance of energy and lack of glucose affects retina of eye, nervous systems and reproductive power. एक चीज याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 40 बरस से पहले यह जो ग्लूकोज की कमी है उसका प्रभाव ज्यादा नहीं होता, लगभग 10% के बराबर होता है। तो 40 बरस से पहले जिनकी उम्र अर्थात जो यंग बॉडी है, तो 40 बरस से पहले इस ग्लूकोज के कमी का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता, 10% का प्रभाव पड़ता है। जबकि 40 बरस के बाद 90% का प्रभाव पड़ता है। तो 40 बरस से पहले इस ग्लूकोज के कमी का जो प्रभाव है वह ज्यादा नहीं पड़ता, 10% का प्रभाव पड़ता है। जबकि 40 बरस के बाद इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट उत्पन्न होता है। जनरली जो हम लोग देखते हैं कि जो शुगर की बीमारी होती है अर्थात शर्करा की जो वृद्धि होती है वह उम्रदराज व्यक्तियों में, 40 के पार के व्यक्तियों में ज्यादा देखने को मिलती है।
क्योंकि इस समय ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन काफी कम होने लगता है। तो इसी कारण 40 वर्ष से पहले 10% प्रभाव रहता है ग्लूकोज की कमी का, जबकि 40 वर्ष के बाद 90% प्रभाव होता है। बिफोर 40 years it is affected 10% and after 40 years it is affected 90%. So before 40 years it is affected 10%, whereas after 40 years it is affected 90%. अग्नाशय के 1% भाग में ही लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं मौजूद होती है, इंपॉर्टेंट है। तो अग्नाशय के कितने प्रतिशत हिस्सा में ये जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वह केवल अग्नाशय के 1% भाग में ही मौजूद होती है। तो अग्नाशय के 1% भाग में ही लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं मौजूद होती हैं। There are 1% parts of islets of Langerhans. There are 1% parts of islets of Langerhans. पेरिप्टाइड, पेरिप्टाइड जिसे हम लोग पीपी कोशिका कहते हैं, उसका एक अन्य नाम है गामा कोशिका। तो अभी हमने बताया कि पेरिप्टाइड कोशिका को हम लोग गामा कोशिका भी कहते हैं। गामा कोशिका अल्फा, बीटा, डेल्टा और ये चौथा है गामा। तो पेरिप्टाइड या पीपी कोशिका को हम लोग गामा कोशिका भी कहते हैं। सो द अदर नेम ऑफ पेरिप्टाइड इज गामा सेल्स। सो अदर नेम ऑफ पेरिप्टाइड सेल इज गामा सेल्स। याद रखेंगे, मनुष्य में उपवास के दौरान सामान्य रुधिर स्तर प्रति 100 ml रुधिर में 80 से लेकर 100 मिलीग्राम होता है। तो जब मनुष्य उपवास होता है, दिन भर भोजन नहीं करता, तो उस दौरान जो सामान्य रुधिर स्तर होता है, ब्लड का जो लेवल होता है, तो उसका मान प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर में, प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में 80 से 100 मिलीग्राम के बराबर होता है। तो याद रखेंगे कि मनुष्य में उपवास के दौरान सामान्य रुधिर स्तर प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर में 80 से 100 मिलीग्राम के बराबर होता है। सो ड्यूरिंग फास्टिंग नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इज 80 to 100 milligram. During fasting, normal blood sugar level in humans per 100 ml of blood is 80 to 100 milligram. एक चीज और याद रखेंगे कि अभी हमने बताया कि डायबिटीज या मधुमेह, तो डायबिटीज या मधुमेह को डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं। और क्यों इसे कहते हैं? क्योंकि इसमें घाव जो है वह काफी देर से भरता है। तो जिस व्यक्ति को शुगर की बीमारी होती है, तो इस बीमारी के दौरान यदि किसी अंग में घाव हो जाए, कट फट जाए, तो उसका इलाज बहुत ही देर से होता है, वह जल्दी भरता नहीं है। क्योंकि शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तो इस दौरान शरीर में जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है वह काफी धीमा हो जाता है। तो इसी कारण जो घाव है वह काफी देरी से भरता है। तो इंसुलिन की कमी हमारे बॉडी में नहीं होनी चाहिए। तो डायबिटीज का एक और नाम है डायबिटीज मेलिटस, तथा इसमें घाव का भी देर से भरना। याद रखें, घाव जो है काफी देर से भरता है। तो डायबिटीज का अन्य नाम है डायबिटीज मेलिटस, और इसमें घाव का काफी देर से भरना होता है। घाव जो है वह काफी देर से भरता है। द अदर नेम ऑफ डायबिटीज इज डायबिटीज मेलिटस
एंड इन दिस डिजीज डिले वाउंड हीलिंग। डिले वाउंड हीलिंग, वाउंड का मतलब होता है घाव, हीलिंग का मतलब होता है भरना, और डिले का मतलब होता है काफी समय के बाद। सो द अदर नेम ऑफ डायबिटीज इज डायबिटीज मेलिटस एंड इन दिस डिजीज डायबिटीज डिले वाउंड हीलिंग। तो ये तो था हमारा इंसुलिन। अग्नाशय का सबसे इंपॉर्टेंट यदि जो कोई हार्मोन है तो वह इंसुलिन हार्मोन है, तो जिसमें से ग्लूकोज, ग्लाइकोजन इन सब के बारे में पूछा जाता है। और एक चीज और हम लोग देखेंगे, तो चूंकि अभी हमने बताया कि इंसुलिन जो है वह बीटा कोशिका से निकलता है, जो हमारी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है। तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के किस कोशिका से? तो बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। और इंसुलिन का क्या काम है कि ग्लूकोज को, जिसमें शर्करा भी मौजूद होती है, तो और कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट के दो तत्व शर्करा और ग्लूकोज, इन दोनों को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है कौन? इंसुलिन। लेकिन इस ग्लाइकोजन को भी ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम किसका है? तो ग्लूकागोन का, जो कि अल्फा सेल से निकलता है, अल्फा कोशिका से। तो यह जो एक फिगर है, यह फिगर एक चक्र है, एक सर्किल है। इस सर्किल में अल्फा सेल, ग्लाइकोजन और उसके बाद यहां पे बीटा सेल, इंसुलिन। यह जो अल्फा सेल है वह ग्लूकागोन को स्रावित करता है और ग्लाइकोजन को किसमें परिवर्तित करता है? तो ग्लूकोज में। यह अल्फा सेल जिसमें ग्लूकागोन होता है, और यह ग्लूकागोन क्या करता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, और इस प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसके बाद ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है बीटा सेल की इंसुलिन, बीटा सेल के द्वारा स्रावित हार्मोन इंसुलिन। तो यह चक्र बार बार हमारे बॉडी में चलता रहता है, और शरीर में जो शर्करा है उसकी मात्रा नियंत्रित होती रहती है। तो इसीलिए हम लोग यदि आलू को खाते हैं, यदि चावल को खाते हैं, तो इनकी मात्रा शरीर में ज्यादा न हो, चीनी की मात्रा शरीर में लिमिट भर हो, क्योंकि इनसे एक उम्र के बाद चाय की मात्रा लिमिट भर हो या फिर 9 के बराबर हो, क्योंकि 40 वर्ष के बाद इनका इफेक्ट शुरू हो जाता है और शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ने लगती है और इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, जो इस मधुमेह नामक बीमारी का कारक होता है। तो यह जो प्रक्रिया चलता है और हमारे शरीर में ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, इंसुलिन इन सभी की मात्रा नियंत्रित होते रहती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ग्लूकागोन के बारे में। ग्लूकागोन, तो इसका जो स्राव है अल्फा कोशिका से होता है, यह चक्र में हम लोगों ने देख लिया। और इसका मुख्य काम है यकृत में उपस्थित ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करना। तो ग्लूकागोन का स्राव किसके द्वारा होता है? तो अल्फा कोशिका के द्वारा, और इसका मुख्य काम है यकृत में उपस्थित ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करना। द सेक्रेशन ऑफ ग्लूकोजन इज फ्रॉम अल्फा सेल एंड इट्स मेन फंक्शन इज चेंजिंग ग्लाइकोजन into glucose again which is present in liver. So the secretion of glucagon is from alpha cell and its main function is to changing glucogen into glucose again which is present in the liver. रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा को बढ़ाने के लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया। तो अभी हमने बताया इस चक्र के माध्यम से कि यह जो ग्लूकागोन है शरीर में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा को बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए एक प्रक्रिया करता है जिसका नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस।
ग्लूकोनियोजेनेसिस, अर्थात ग्लाइकोजेन को वह एक बार फिर से ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, जो कि इंसुलिन ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करता है। तो रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा को बढ़ाने के लिए यह जो ग्लूकागोन होता है वह ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया करता है। ग्लूकागोन इंक्रीजेज द नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। Glucagon increases the normal quantity of glucose in blood by the process of gluconeogenesis। तो यह तो था दूसरा हार्मोन, किसके द्वारा, जो कि अल्फा सेल के द्वारा सेक्रेट होता है, स्रावित होता है, इसका नाम है ग्लूकागोन। अब हम लोग डेल्टा सेल के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसको देखें, जिसका नाम है सोमेटास्टेटिन। तो सोमेटास्टेटिन जो कि डेल्टा सेल के द्वारा इस हार्मोन का स्राव होता है, इसका मुख्य काम इंसुलिन एवं ग्लूकागोन के स्राव को बंद करना है। तो इन दोनों को, जो अल्फा और बीटा है, उन दोनों को यह कंट्रोल करता है, अर्थात इंसुलिन को भी और ग्लूकागोन को भी। तो सोमेटास्टेटिन का मुख्य काम है इंसुलिन एवं ग्लूकागोन के स्राव को बंद करना। यदि ज्यादा मात्रा में ग्लूकागोन और इंसुलिन का स्राव होता है तो उनको यह नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, स्टॉप करता है। कौन? सोमेटास्टेटिन। तो इसका मुख्य काम इंसुलिन एवं ग्लूकागोन के स्राव को बंद करना है। The main function is to stop the secretion of insulin and glucagon। याद रखेंगे कि the main function of somatostatin is to stop the secretion of insulin and glucagon। इसका स्राव डेल्टा कोशिका तथा गामा कोशिका, गामा कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टाइड। तो इन दोनों से होता है। तो ज्यादातर किससे होता है? तो डेल्टा कोशिका से। तो यह जो सोमेटास्टेटिन है, इसका स्राव किसके द्वारा होता है? तो डेल्टा कोशिका और गामा कोशिका, जिसे पोलिप्टाइड भी कहते हैं, तो दोनों से होता है। लेकिन ज्यादा किससे होता है? तो डेल्टा कोशिका से। तो सोमेटास्टेटिन का स्राव डेल्टा कोशिका और गामा कोशिका, जिसे पोलिप्टेटाइड भी कहते हैं, तो दोनों से होता है। तो सोमेटास्टेटिन इज सेक्रेटेड बाय बोथ डेल्टा सेल एंड गामा, इट मींस पीपी सेल, पोलिप्टाइड सेल। तो सोमेटास्टेटिन इज सेक्रेटेड बाय बोथ डेल्टा सेल्स एंड आल्सो गामा सेल्स और पीपी सेल्स, पेप्टाइड कोशिका। इसका जो कार्य है वृद्धि हार्मोन निरोधक के रूप में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने बताया कि यह जो इंसुलिन है और ग्लूकागोन है, यह हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होता है और इन दोनों को कंट्रोल करता है, एक प्रकार से एंटीजन के रूप में काम करता है। इन दोनों का एंटीबॉडी बनता है, यह निरोधक का काम करता है। तो इसीलिए इसका कार्य वृद्धि हार्मोन निरोधक के रूप में, ग्रोथ हार्मोन एंटीबॉडी के रूप में। तो सोमेटास्टेटिन का जो कार्य है हार्मोन वृद्धि हार्मोन निरोधक के रूप में होता है। इट एक्ट्स एज एंटी ग्रोथ हार्मोन। सो सोमेटास्टेटिन एक्ट्स एज एंटी ग्रोथ हार्मोन। इसका अन्य कार्य क्या है? तो भोजन के पाचन के बाद पचे हुए पोषक पदार्थों के अवशोषण और स्वांगीकरण की गति को कम करना। तो सोमेटास्टेटिन का एक और कार्य है कि भोजन के पाचन के बाद पचे हुए पोषक पदार्थों के अवशोषण और स्वांगीकरण की गति को कम करना। जिसका मुख्य कारण क्या है? तो भोजन का
शरीर में काफी देर तक बने रहना। तो सोमेटास्टेटिन का एक और कार्य है कि भोजन के पाचन के बाद पचे हुए पोषक पदार्थों के अवशोषण और स्वांगीकरण की गति को कम करना, ताकि इसका मुख्य कारण है भोजन का शरीर में काफी देर तक बने रहना। तो भोजन को शरीर में काफी देर तक बनाए रखने के लिए सोमेटास्टेटिन भोजन के पाचन के बाद बचे हुए पोषक पदार्थों के अवशोषण और स्वांगीकरण की गति को कम करता है। सो अदर फंक्शन इज डिक्रीजिंग एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन, स्पीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिमेनिंग पार्ट आफ्टर डाइजेशन। द मेन कॉज इज टू स्टोर फूड इन बॉडी एट लॉन्ग टाइम। सो अदर function of somatostatin is that decreasing assimilation and absorption speed of nutrients which are remaining part after digestion. The main cause is to store food in body at long time. तो यह तो था सोमेटास्टेटिन। इसके बाद अब हम लोग आते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। तो यह तो था हमारा अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल में देख लिया। अग्नाशय ग्रंथि समाप्त हुआ और अब हम लोग आते हैं अधिवृक्क ग्रंथि की ओर, जिसे एड्रीनेलिन ग्लैंड भी कहते हैं। एड्रीनेलिन ग्लैंड, इसके बारे में एक चीज बार बार पूछा जाता है, क्योंकि यह तनाव और संकट या फिर क्रोध की स्थिति में ज्यादातर उत्पन्न होता है और इसको यह कंट्रोल करता है। इसी कारण इसे लड़ो और उड़ो अर्थात फाइट एंड फ्लाई, करो या मरो, डू और डाई, इसकी संज्ञा दी गई है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनेलिन ग्लैंड, जिसे सुपर रेनल ग्लैंड भी कहते हैं। तो सुप्रारेनल ग्लैंड किसे कहते हैं? सुप्रारेनल ग्लैंड अधिवृक्क ग्रंथि को, एड्रीनेलिन ग्लैंड को। कशेरुकी जंतुओं में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि जिसकी स्थिति कहां पे है? तो वृक्क या गुर्दे के ऊपर। यह अधिवृक्क ग्रंथि कशेरुकी जंतुओं में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो कहां पे पाई जाती है? तो वृक्क या गुर्दा के ठीक ऊपर, किडनी के ठीक ऊपर पाई जाती है। ऐसा हमने फिगर के रूप में इसे देख लिया है। तो इस जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का जो पहला वीडियो है, तो उसमें हम लोग स्पष्ट रूप से इसे देख सकते हैं कि यह अधिवृक्क ग्रंथि कहां पर है। तो कशेरुकी जंतुओं में पाई जाने वाली यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसकी स्थिति गुर्दे या वृक्क के ठीक ऊपर पाई जाती है। एड्रीनेल ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड व्हिच इज फाउंड अबव किडनी। तो एड्रीनेलिन ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड व्हिच इज फाउंड अबव किडनी। इसका जो मुख्य कार्य है, तनाव की स्थिति में हार्मोन का स्राव। तो अभी हमने बताया कि अधिवृक्क ग्रंथि को करो और मरो के नाम से जाना जाता है, लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है, फाइट एंड फ्लाई, डू एंड डाई। तो तनाव की स्थिति में इस हार्मोन का स्राव होता है, संकट और क्रोध में भी। तो संकट, क्रोध और तनाव की स्थिति में अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनेलिन ग्लैंड का स्राव होता है। मेन फंक्शन secretion of hormones in the situation of tension, anger, etc. So adrenaline gland, the main function of adrenaline gland is to secretion of hormone in the situation of tension, angry, etc. इसका जो आकार होता है, यह चूंकि दो पार्ट में बटा होता है, लेफ्ट में और राइट में। तो दाहिने अधिवृक्क ग्रंथि का जो आकार होता है वह त्रिकोणाकार होता है, जबकि
बाएं अधिवृक्क ग्रंथि का आकार अर्धचंद्राकार होता है। तो याद रखेंगे, इस चूंकि एक दाहिने होता है और दूसरा बाएं होता है, तो दाहिने अधिवृक्क ग्रंथि का जो आकार होता है वह त्रिकोणाकार होता है, अर्थात ट्रायंगुलर शेप में होता है, जबकि बाएं अधिवृक्क ग्रंथि का आकार अर्धचंद्राकार होता है। याद रखेंगे, दाहिना अधिवृक्क ग्रंथि का आकार कैसा, तो त्रिकोणाकार, ट्रायंगुलर, जबकि बाएं अधिवृक्क ग्रंथि का आकार कैसा, तो हाफ मून के साइज का, अर्धचंद्राकार। तो साइज क्या हो जाएगा, द राइट एड्रेनालिन ग्लैंड इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर साइज, whereas right adrenaline gland is in the form of moon side, half moon side। तो याद रखेंगे कि the right adrenaline gland is in the form of triangular side, whereas left adrenaline gland is in the form of half moon side। इसमें कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो सोडियम नियंत्रण के लिए एल्डोस्टेरोन तथा एपिनेफ्राइन नामक दो हार्मोन का स्राव होता है, जिसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, तो हृदय पर। तो इनसे सोडियम के नियंत्रण के लिए एल्डोस्टेरोन तथा एपिनेफ्राइन नाम का एक हार्मोन का दो हार्मोन का स्राव होता है, जिनका सीधा प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ता है। तो याद रखेंगे कि एक तो सोडियम के नियंत्रण के लिए दो हार्मोन का स्राव होता है, जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन और दूसरे का नाम है एपिनेफ्राइन, और इसका प्रभाव सीधे रूप से हमारे हार्ट पे पड़ता है, हृदय पे पड़ता है। तो सोडियम नियंत्रण के लिए एल्डोस्टेरोन तथा एपिनेफ्राइन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ता है। तो हार्मोन कौन हो गया, एड्रिनल ग्लैंड सेक्रेट्स टू हार्मोन्स एल्डोस्टेरोन एंड एपिनेफ्राइन फॉर कंट्रोलिंग सोडियम एंड इट इज डायरेक्ट इफेक्टेड आवर हार्ट। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि एड्रिनल ग्लैंड सेक्रेट्स टू हार्मोन्स एल्डोस्टेरिन and epinephrine for controlling sodium and its direct effect on our heart। एल्डोस्टेरोन तथा एपिनेफ्राइन हार्मोन के शरीर में कम उत्पादन से पाचन क्रिया मंद हो जाती है, भूख नहीं लगती, रक्तचाप गिर जाता है, और इस रोग का नाम क्या है, तो इसे एडिशन कहते हैं। तो याद रखेंगे कि जब एल्डोस्टेरोन और एपिनेफ्राइन हार्मोन का शरीर में कम उत्पादन होता है, तो इससे पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है, भूख नहीं लगती है, ब्लड प्रेशर जो होता है वह लो हो जाता है, और इस प्रकार के रोग का नाम है एडिशन। इस रोग को एडिशन कहा जाता है। तो when the aldosterone and epinephrine hormone secretions low in our body, the digestive system becomes low, no hunger and low pressure, and this disease is called addiction। याद रखेंगे, एडिशन की बीमारी किससे होती है, तो इस अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन का स्राव है उसकी कमी होने पर। तो एल्डोस्टेरोन तथा एपिनेफ्राइन हार्मोन के शरीर में कम उत्पादन से पाचन क्रिया मंद पड़ जाती है, भूख नहीं लगती, रक्तचाप गिर जाता है, और इस रोग का नाम है एडिशन। When the aldosterone and epinephrine hormone secretion low in our body and the digestive system becomes low, no hunger and low blood pressure, and this situation is called addiction। एल्डोस्टेरोन तथा एपिनेफ्राइन हार्मोन शरीर में अधिक उत्पादन से बच्चों में असाधारण गति से जननांगों का विकास, पुरुषों के समान स्त्रियों में भी दाढ़ी मूंछ का
विकास होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे शरीर में एल्डोस्टेरोन तथा एपिनेफ्राइन हार्मोन का शरीर में अधिक उत्पादन होगा तो इससे बच्चों में असाधारण गति से जननांगों का विकास होगा, इनके सेक्सुअल ऑर्गन में काफी तेजी से डेवलपमेंट होगा और पुरुषों के समान स्त्रियों में भी दाढ़ी और मूछ उग आएंगे। याद रखेंगे। तो when the aldosterone and epinephrine hormone secretion more in our body than the sexual organs develop fastly in children, colons and gloves और develop in female like male। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि when the aldosterone and epinephrine hormone secretion more in our body than the sexual organ develop fastly in children, colons and gloves develop in female like male। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एड्रीनलिन ग्रंथि का बाहरी भाग क्या कहा जाता है तो इसे कॉर्टेक्स कहते हैं, जिससे कॉर्टिसोल नामक हार्मोन का स्राव होता है, जिसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं, तथा भीतरी भाग मेडुला कहा जाता है, जिससे एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव होता है और इसे करो या मरो और लड़ो और उड़ो हार्मोन की संज्ञा दी जाती है। करो और मरो या उड़ो और लड़ो हार्मोन कहा जाता है। अभी हमने बता दिया कि एड्रीनल ग्रंथि का जो बाहरी भाग है उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, कॉर्टेक्स, जिससे कॉर्टिसोल नामक हार्मोन का स्राव होता है। इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं, जबकि जो भीतरी भाग है उसे मेडुला कहते हैं और इस मेडुला से एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव होता है और इसे ही करो या मरो और लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। करो या मरो और लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। जो द आउटर पार्ट एड्रिनल ग्लैंड इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड दिस सेक्रेट्स cortisol hormone and it is also called life saver hormone, जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। and from internal part is called medulla, internal part is called medulla and it secretes adrenaline hormone which is also called do and die, fight and fly hormone। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। द आउटर पार्ट ऑफ एड्रिनलिन ग्लैंड इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड दिस सेक्रेट्स कॉर्टिसोल हार्मोन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड लाइफ सेवर हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन। एंड इंटरनल लेयर इज कॉल्ड मेडुला एंड इट सेक्रेट्स adrenaline hormone which is also called do and die, fly and fight hormone। एड्रीनलिन हार्मोन का मुख्य कारण संकट के समय रक्त दाब, हृदय स्पंदन, ग्लूकोज स्तर, रक्त संचार, इन सब को बढ़ा करके संकट के लिए तैयार करना, संकट से लड़ने के लिए तैयार करना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि एड्रीनलिन हार्मोन का जो सबसे बड़ा कार्य है वह क्या है तो संकट के समय जो हमारे सिचुएशन प्रतिकूल होगा तो उस समय रक्तदाब, हृदय का स्पंदन, ग्लूकोज का स्तर, रक्त संचार, इन सभी को बढ़ाकर संकट से लड़ने के लिए तैयार करना है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि the main function of adrenaline gland is to increase blood pressure, heartbeat, glucose level, blood circulation at the time of tension, fear, anger for fighting these situations। याद रखेंगे, the main function of adrenaline gland is to increase blood pressure, heartbeat, glucose level, blood circulation at the time of tension,
फियर, एंगर फॉर फाइटिंग दी सिचुएशंस। तो यह तो था एड्रेनालिन ग्लैंड। एड्रेनालिन ग्लैंड के बारे में लगभग सारी चीजें समाप्त हो गई है, तो कुछ और फैक्ट बचे हैं थोड़े से। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में थाइमस को, जिसे बाल्य अवस्था की ग्रंथि कहते हैं। इसका नाम ही है बाल्यकाल ग्रंथि। तो बाल्य ग्रंथि को देखेंगे और उसके बाद हम लोग जनन ग्रंथि को देखेंगे। जनन ग्रंथि जिसके अंतर्गत डिंब ग्रंथि अर्थात यह जो ओवेरी है, वृषण है, अंडाणु, शुक्राणु, इसको देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको देखेंगे और यह एंडोक्राइन सिस्टम समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीदन अगले वीडियो में इसे हम लोग समाप्त कर देंगे। तो एक स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद मिलेंगे हम लोग इस अधिविक ग्रंथि के कुछ और फैक्ट को लेकर और चर्चा करेंगे वृषण और जनन ग्रंथि को। तब तक